नमस्कार। विशेष पेशकश में हम आपके साथ हैं। तो हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरदास रोहानी का दुखद निधन हो गया। जो ईश्वरदास रोहानी हम सब के बीच नहीं रहे। आज मंगलवार के दिन जबलपुर के एक निजी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें भर्ती कराया गया था और उसी दौरान उनका निधन हो गया। तो आपको बता दें कि ये मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत दुखद खबर है। तो हमको बता दें कि श्री रोहानी 1975 में इमरजेंसी के दौरान मीसाबंद भी रहे हैं और ये इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1946 को। पाकिस्तान के कराची में इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1946 को। और ईश्वरदास रोहानी अपना राजनीतिक करियर 1965 में भाजपा की सदस्यता लेकर शुरू की थी इन्होंने। ईश्वरदास रोहानी वर्ष 1993 में जबलपुर में पहली बार विधायक चुने गए थे। साल के ईश्वरदास रोहानी हमारे बीच अब नहीं रहे। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ईश्वरदास रोहानी का आज जबलपुर के एक निजी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। तो आपको बता दें कि श्री रोहानी 1975 में इमरजेंसी के दौरान मीसाबंद भी रहे और 2003 में मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर चुने गए थे। इससे पहले वे 1998 से वर्ष 2003 तक डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं। ईश्वरदास रोहानी ने अपना राजनीतिक करियर 1965 में भाजपा की सदस्यता लेकर शुरू की थी और वे 1993 में जबलपुर में पहली बार विधायक चुने गए थे और अभी भी उन्हें भाजपा की तरफ से टिकट दी जा चुकी थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता जबलपुर से हमारे संवाददाता वाजिद खान जुड़ चुके हैं। जी वाजिद जी, बताएं कि आगे की क्या प्रक्रिया होगी। जी, अभी सूत्रों से जानकारी मिली है कि सीएम भी भोपाल से जबलपुर की ओर रवाना हो चुके हैं और यहाँ पे सारे राष्ट्रीय नेताएं जो हैं उनका भी जमावड़ा लगा हुआ है। जी वाजिद, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? जी, मैं उनके निवास स्थान पचपेड़ी में मौजूद हैं। यहाँ अलग अलग संगठनों के बड़े बड़े नेता मौजूद हैं। अजय बिश्नोई हो गए, कांग्रेस के तरुण भानोट हो गए, सारे नेता यहाँ पे शोक व्यक्त कर रहे हैं। जी, यहाँ पे सीएम कब तक पहुँच पाएंगे? जी, अभी भोपाल से सूत्रों के अनुसार सीएम जी वहाँ से आधे घंटे बाद प्रस्थान होंगे, जो जबलपुर पहुंचेंगे उनके निवास स्थान पचपेड़ी पे। जी, आपने ईश्वरदास रोहानी जी को बहुत कवरेज की है उनकी, तो आप उनके बारे में कुछ बताएं। जी, वो बहुत एक अच्छे व्यक्ति थे। वो सर्वधर्म संपन्न थे। सारे धर्मों के साथ उनका बहुत ही अच्छा तालमेल था और जमीनी स्तर से जुड़े हुए वो व्यक्ति थे। हर गरीब के साथ वो खड़े रहते थे। जी, जबलपुर के बारे में किस तरह का माहौल होगा उनके इस तरह से निधन हो जाने के बाद? जी, उनके निधन हो जाने के बाद 2 दिन की राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है और 1 दिन की कलेक्टर ने छुट्टी घोषित कर दी है। जी, तो अभी उनके निवास पर अभी कितनी जनसंख्या है, कितनी भीड़ मची हुई है वहाँ पे? जी, लगभग जनसंख्या आती जाती जा रही है। हजारों की भीड़ यहाँ मौजूद है। प्रशासन भी इसमें मुस्तैदी दिखा के सारे चीजों का व्यवस्था करने में जुटी हुई है। जी, तो यहाँ क्षेत्रीय जनता कितनी होगी? काफी जनता वहाँ पहुंची होगी वैसे? पूरी यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है क्षेत्रीय जनता का। दोनों तरफ से रोड बंद कर दी गई है। हजारों की भीड़ में यहाँ मौजूद है और लंबी गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। जी वाजिद, ये बताएं कि अंतिम संस्कार कब तक होगा? जी, इनका अंतिम संस्कार 5 बजे इनका अंतिम संस्कार उनके निवास स्थान पचपेड़ी से। जी, ये तो कहाँ के लिए जाएगा अंत्येष्टि के लिए? जी,
ग्वारी घाट के लिए प्रस्थान किया जाएगा। इनका पार्थिव शरीर को लिया जाएगा इनके निवास स्थान पचपेड़ी से ग्वारी घाट के लिए 5 बजे इनकी शव यात्रा निकाली जाएगी। जी, ईश्वरदास रोहानी के परिवार में कितने लोग हैं और क्या सभी यहाँ मौजूद हैं उनके इस निधन के समय पर? जी, उनका पूरा परिवार यहाँ पे बहुत ही शोक व्यक्त कर रहा है। बहुत ही माहौल एक संगीन हो गया है यहाँ। जी, तो बहुत ही शोक वाला समय है। तो वाजिद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो हम आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरदास रोहानी, जिनको दादा के नाम से भी जाना जाता था जबलपुर सिटी में, और ये कैंट से विधायक भी रह चुके हैं। तो अब आपको बता दें कि रोहानी जी का जन्म 30 जून 1946 में पाकिस्तान के कराची में हुआ था और तब से 2003 से ये मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर भी चुने जा चुके हैं और 1998 से वर्ष 2003 तक डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। ईश्वरदास रोहानी ने अपना राजनीतिक करियर 1965 में भाजपा की सदस्यता लेकर शुरू की थी। भाजपा में ये 1965 से जुड़े और 1993 में जबलपुर से पहली बार विधायक भी चुने गए थे। और पूरी तरह से आपको बता दें कि इनका पूरे जबलपुर में बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व था, बहुत ही सीधे साधे और जमीन से जुड़े हुए इंसान बताए जाते हैं। तो आपको बता दें कि इस बार इनको बीजेपी की तरफ से टिकट भी दी जा चुकी थी और आगे का अब इनके परिवार वालों से इस बार क्या बीजेपी इस बार क्या करेगी, अब इसका आगे का निर्णय अब यहां आने के बाद सीएम ही इसका निर्णय करेंगे। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता ईश्वरदास रोहानी का जबलपुर में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। आपको बता दें कि इस बार इनको दिल का दौरा पड़ा और इन्हें एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। इसके बाद इन्हें ये वेंटिलेटर पे थे और धीरे धीरे इनकी हालत गंभीर होती चली गई और लगभग 2 बजे के लगभग इनका निधन हो गया। चलो बंद करो, पीछे हटो। हमारे साथ जबलपुर से हमारे संवाददाता आशीष वाथरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आशीष, बताएं। जी बताएं। तो जबलपुर का क्या माहौल है? जबलपुर इस समय गमहीन हो चुका है क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष रोहानी जी इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया आज। जी, आपने दादा को काफी कवरेज किया है और उनके व्यक्तित्व के बारे में आप क्या जानते हैं, आप ये बताएं। बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे दादाजी, जो भी आता था उनसे अच्छे से मिलते थे। हमेशा उनका जो व्यवहार रहा लोगों के प्रति बिल्कुल साधारण व्यक्तित्व का व्यवहार रहा। हमेशा लोगों से हंसी मजाक करना, लोगों के दुखों में शामिल होना, जो उनका अच्छा खासा व्यक्तित्व था। जी बताएं कि शहर का मार्केट बंद हो गया है या चालू है अभी भी? नहीं, अभी तो बहुत सी दुकानें बंद हो गई हैं, बताना चाहूंगा आपको। और कल जबलपुर में राजकीय शोक की घोषणा भी कर दी गई है। तो आप ये बताएं कि अंत्येष्टि इनकी कब तक हो सकती है? आज करने का बता रहे हैं उनके परिवारजन कि आज 5 बजे का समय दिया गया है। हो सकता है उसको टाल दिया जाए आगे, पर 5 बजे बताया जा रहा है जहां तक मुझे। जी आशीष वाथरे जी, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ईश्वरदास रोहानी का मंगलवार को आज जबलपुर में निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हुआ है। 67 वर्ष के थे ईश्वरदास रोहानी। चलो बंद करो, पीछे हटो। लगभग 11:30 बजे यहाँ जबलपुर अस्पताल के कैजुअलिटी में लाया गया था। तब उनकी सांस नहीं चल रही थी और उनका हार्ट भी नहीं चल रहा था। ईसीजी लेने पर चला, उनका हार्ट में स्ट्रेट लाइन थी। फिर भी प्रयत्न करने के लिए हमने उनको तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करके उनका उपचार प्रारंभ किया, लेकिन उसमें कोई सफलता नहीं मिली। जैसा बताया गया, रिश्तेदार कल रात से उनको तकलीफ थी,
कल के शायद दिवाली की व्यवस्था की और एग्जर्शन की वजह से उन्हें कुछ तकलीफ हुई होगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद बुखार है और टफ है, तो उसकी दवा ली। वैसे भी उनको बेचैनी थी, लेकिन जब तक उनको यहाँ लाया जाता तो वो बेहोश हो गए थे, और जब यहाँ लाया गया तब उनकी सांस और हार्ट भी बंद था। प्रयत्न करने पर कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। उनके चाहने वाले बहुत हैं, पूरा उनका क्षेत्र के लोग, के सारे लोग, उनसे मिलने जुलने में आराम नहीं मिला होगा। स्वयं भी वो कई जगह होंगे, तो व्यस्तता की वजह से एग्जर्ट से भी ये प्रेसिपिटेट हो गया, ऐसा महसूस हो। दादा की कुछ पुरानी यादें हम आपको दिखाते हैं जब वो हमारे स्टूडियो में आए थे। मैं जब विद्यार्थी था तो मेरे शिक्षक मुझे मारते थे, लेकिन मैं घर में आकर अपने माँ को नहीं बताता था कि मुझे मारा है। उस समय पढ़ने की लगन थी और शिक्षक का बड़ा सम्मान था। अब वो शिक्षक का सम्मान गिरा, उसका स्थान स्कूल का स्थान कोचिंग क्लास ने लिया, और कभी किसी अच्छे शिक्षक ने किसी बच्चे को डांट भर दिया तो उसकी FIR हो गई। अब इसमें नेता का दोष कहाँ है? मूल्यों में गिरावट आई है, और जब मूल्यों में गिरावट आई तो नेता भी समाज में से तैयार होता है, वो जाता है मत लेने, और जनता भी उसमें अपना मत देते समय कम बुराई को चुनती है। लेकिन बुराई तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अकेला नेता इसमें उत्तरदायी है, और उसके निर्देशन पर सुधार हो जाएगा। देश में चरित्र का बहुत बड़ा संकट आया है, विश्वास का बहुत बड़ा संकट आया है, और इसको दूर करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में जन आंदोलन चलाना पड़ेंगे। सादगी के साथ, बिना अपेक्षा के साथ, अपनी जरूरतों को सीमित रखते हुए सुधारों के लिए प्रयास करेंगे, तब जनता पर प्रभाव पड़ेगा। दुर्भाग्य क्या हो रहा है कि जो जनता को नसीहत देना चाहता है वही के काजल की कोठरी में फंसा हुआ है। उदाहरण के लिए, मेरी धृष्टता आप क्षमा करना, रोज प्रतिदिन हर टीवी चैनल पर सुबह धार्मिक प्रवचन होते हैं, मैं भी रोज सुनता हूं, लेकिन उन धार्मिक प्रवचनों का समाज में क्रियान्वयन की दृष्टि से कितना प्रभाव है? पहले संत लोग जंगलों में तपस्या करते थे, थोड़ा समय जनता को देते थे। अब तपस्या कम हो रही है, ज्यादा समय जनता को दिया जा रहा है, तो जनता विचार करती कि ये जो हमें उपदेश दे रहे हैं, इनका स्वयं का व्यवहार कैसा है? तो आपने देखा कि किस तरीके से सहजता से दादा हमारे स्टूडियो में आए और उन्होंने अपने विचार रखे। उनकी बहुत ही मानवीय पहलुओं पर वो बात करते थे, बहुत ही अच्छी पकड़ थी उनकी राजनीति में, और सहज स्वभाव के थे दादा। दादा एक बहुत ही सर्वमान्य नेता थे और उन्होंने कभी भी किसी से विरोध नहीं जताया। सभी दल के लोग उनका सम्मान करते थे, सभी राजनेता उनका सम्मान करते थे। काफी अच्छी पकड़ थी उनकी जनता के बीच, और उनको जनता का मसीहा भी कहा जाता था। हमेशा दीन दुखियों की वो सहायता करते थे और उनके लिए हमेशा आगे आते थे। तो हम आपको बता दें कि हमारे बीच से एक हमारे मसीहा यहां से चले गए और उनको बहुत ही याद किया जाएगा। तो आपको बता दें कि लगातार कर्म के क्षेत्र में सक्रिय थे ईश्वरदास रोहानी, जनता के सेवा के लिए समर्पित थे हमेशा के लिए। जनता की सेवा के लिए समर्पित रहने वाले ईश्वरदास रोहानी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके कार्यालय में लगातार लोगों की और जनता की भीड़, कार्यकर्ताओं की भीड़ हमेशा लगी रहती थी। सभी का मार्गदर्शन करते थे, सभी की सेवा, सभी की बातें सुनते थे और सभी की समस्याओं का निवारण करते थे। तो आपको बता दें कि ईश्वरदास रोहानी, जिनको दादा के नाम से जाना जाता था, वो अब हम सबके बीच अब नहीं रहे। जनता की सेवा करने वाले जन जन के मसीहा ईश्वरदास रोहानी, जबलपुर के जाने माने ईश्वरदास रोहानी अब नहीं रहे। और ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही शोक की बात है, और शोक की लहर पूरे मध्य प्रदेश में देखी जा सकती है। इनका बहुत ही अच्छा राजनीतिक करियर रहा है शुरू से अब तक। जनसंघ से शुरुआत करने वाले ईश्वरदास रोहानी विधानसभा अध्यक्ष तक
पहुंचे। अविभाजित भारत के समय पर कराची में इनका जन्म हुआ था। हमारे साथ हमारे संवाददाता भोपाल से प्रवाल सक्सेना हमारे साथ जुड़े हैं। जी प्रवाल जी, बताएं भोपाल में क्या हाल है? देखिए, जैसे ही ईश्वरदास रुहानी की आकस्मिक निधन की सूचना भोपाल में मिली तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर शोक की लहर छा गई है। तमाम संगठन, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, तमाम नेताओं ने जो है उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और सभी ने एक स्वर में कहा है कि वो एक बहुत ही आत्मीयता से व्यवहार करने वाले संसदीय ज्ञान के प्रधान पंडित थे और जिन्होंने निष्पक्षता के साथ विधानसभा पिछले 10 साल में चलाई है। तो उनकी जो यादें हैं कई विधायकों की, कई मंत्रियों के मन में है, जो याद कर रहे हैं और अपने आप को आज असहज पा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये किसी दल विशेष की नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता की जिस तरह से का निधन हुआ है तो एक अपूर्णीय क्षति है जिसे भर पाना फिलहाल तो अभी संभव नहीं है। मध्य प्रदेश के विधानसभा के साथ ही जो बीजेपी कार्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी की जो घोषित प्रत्याशियों की बैठक थी वो भी स्थगित कर दी गई और तमाम लोगों ने वो श्रद्धा सुमन अर्पित किए और एक स्वर में सबने कहा है कि आज मध्य प्रदेश के इतिहास का एक काला दिवस कहेंगे जब हमारे एक विधानसभा के एक ऐसे अध्यक्ष को हमने खोया है जो निष्पक्ष थे, जो संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखने वाले और संसदीय ज्ञान का जिनको अपूर्व भंडार कहा जाएगा ऐसे नेता को हमने आज खोया है। सभी ने एक स्वर में ईश्वरदास रुहानी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। जी, क्या वहां से सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां से निकल चुके हैं? जी हाँ, बुधनी में थे जब सीएम शिवराज सिंह चौहान, चूंकि बुधनी विधानसभा क्षेत्र से वो अपना पर्चा दाखिल करने गए थे। उसका जैसे ही खबर मिली उन्हें सीसी की बैठक में दिल्ली जाना था, लेकिन दिल्ली का कार्यक्रम उन्हें निरस्त करते हुए उन्होंने जो है उनका हेलीकॉप्टर जबलपुर की ओर चल पड़ा है और वो जबलपुर पहुंचने वाले हैं। जी, आप बताएं कि कौन कौन से नेता जबलपुर यहाँ आ सकते हैं? देखिए, जैसी जानकारी मिली है कि शाम को 5 बजे उनका अंतिम संस्कार का कार्यक्रम जबलपुर के घाट पर किया जाएगा। तो उसके बाद से ही ये सिलसिला चल पड़ा है। भाजपा के जो आसपास क्षेत्र के लोग हैं वे तमाम लोग वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मंत्री वहां पहुंच ही रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा दूरी पर हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे। मैं समझता हूँ कि जितने विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, वो उनकी पूरी इच्छा है कि वो अपने नेता के अंतिम संस्कार में भाग ले सके। इसके लिए अधिक से अधिक लोग यहाँ से जा रहे हैं। बाबूलाल गौर, उमाशंकर गुप्ता भोपाल से जाने की संभावना है। इस तरह इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय की जाने की संभावना। तमाम लोग जो है वो व्यवस्था बना रहे हैं कि किस तरह 5 बजे शाम को वो जबलपुर पहुंच जाए। जी प्रवाल जी, ये बताएं कि क्या राष्ट्रीय स्तर के नेता भी यहाँ पहुंच सकते हैं जबलपुर? देखिए, सूचना हो गई है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आ पाना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि आज शाम को ही 5 बजे सीसी की बैठक होना है जिसमें राजस्थान और दिल्ली का, मध्य प्रदेश का मामला फिलहाल डाल दिया गया है 83 सीटों का, लेकिन राजस्थान और दिल्ली की सीटों का आज फाइनल होना है क्योंकि समय शेष है, समय कम है, इसलिए दिल्ली के नेताओं की संभावना कम है, लेकिन प्रभारी अनंत कुमार सिंह जरूर इसमें शामिल होने की संभावना है। तो ये बताएं कि विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरदास रुहानी की जगह अब कौन पूरी करेगा? देखिए, फिलहाल तो आचार संहिता लगी हुई है और चुनाव भी है और ये भी एक दुखद संयोग ही है कि इस बार विधानसभा उपाध्यक्ष हरवंश सिंह जी का भी निधन हुआ है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही पद जो है समय रिक्त हो चुके हैं। लेकिन एक मैं आपको अहम बात बता दूं कि ईश्वरदास रुहानी जी की ये बहुत ही दिली इच्छा थी। कई बार हमारी उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने अपनी बातों को इशारों में जरूर कहा कि उनको मंत्री बनने की उनकी जो प्रबल इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई। वो चाहते थे कि एक बार सरकार में मंत्री बनते, क्योंकि वो एक बार उपाध्यक्ष रहे, एक बार 2 बार अध्यक्ष रहे, 4 बार कार्यकाल में उनको मंत्री पद का सौभाग्य नहीं मिल पाया। तो उनकी एक इच्छा जरूर थी, लेकिन वो कहते थे जो पार्टी हाईकमान तय करेगा उसको ही वो मानेंगे और ऐसा माना जा रहा था कि इस बार अगर सरकार बनेगी तो ईश्वरदास रुहानी शायद मंत्री पद पर हमें दिखाई देंगे। जी प्रवाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो हम सुनते हैं अब प्रकाश जावड़ेकर का इस पर क्या शोक संवेदना दी है उन्होंने। ईश्वरदास रुहानी एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता रहे और पूरी जिंदगी भर उन्होंने पार्टी के माध्यम से जनता की हमेशा सेवा की और वो सभा का संचालन भी बहुत अच्छी तरीके से करते थे। एक निष्पक्ष छवि और सबसे प्यार भरे संबंध, ये उनकी विशेषता रही है और एक अच्छे नेता को मध्य प्रदेश ने खोया है। केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की
सार्वजनिक जीवन की एक क्षति हुई है और उनको हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। तो हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार SMBC इनसाइड पर जारी है। नमस्कार।